नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी के लिए सबसे आसान जो पेपर है 18 अगस्त की 2022 की थर्ड शिफ्ट का हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। पूरे मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, साथ ही जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। जो भी उसमें लॉजिक लगाना होगा वो लॉजिक वाले सवाल अलग से करेंगे। सारे कंसेप्ट आपको बताएँगे, तो अपनी नोटबुक उठाइए और पेन साथ में लेकर मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। साथ में लास्ट में जितना भी आपका स्कोर आता है आप कमेंट में बताइए कि इन 25 क्वेश्चन में आपने कितने सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि इससे आसान शिफ्ट मुझे बहुत ही कम 2022 में देखने को ग्रुप डी में मिली थी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से। ये देखिए हमारे पास 18 अगस्त 2022 की 5 बजे से लेके साढ़े 6 बजे वाली यानी कि थर्ड शिफ्ट की ये पीडीएफ है, तो इसी के हम पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है समीकरण 6p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0 के मूल को ज्ञात हमको करना है। देखो जब भी हमें कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो और उसके मूल पूछे जाएँ तो ऑब्वियस सी बात है 2 मूल आएँगे। इसको एक तो डायरेक्ट करने की विधि होती है जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती है, उसको समझाने में टाइम लगेगा। अभी हम सिर्फ़ गुणनखंड विधि के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें इसके ऐसे गुणनफंड खंड करने होंगे जो कि हमने कक्षा 10 में पढ़ी थी कि 6 × 6 यानी कि 36 जिनका गुणनफल हो और योग होना चाहिए माइनस का 5। तो ऐसी कोई संख्या सोचनी पड़ती है हमको। तो ये हो जाता है 9 × 4 और 9 और 4 का अंतर भी 5 है। तो बिल्कुल हमारा गुणनखंड हो जाएगा 9 और 4। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6p स्क्वायर माइनस का 9p और प्लस का 4p माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ पे हम 3p कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2p माइनस का हो जाएगा ये 3 × 3 9। फिर हम यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2p माइनस का हो जाएगा 3 बराबर 0। तो हमारे दो गुणनखंड बन जाएंगे, एक तो हो जाएगा 3p प्लस 2 और एक हो जाएगा 2p माइनस का 3। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3p इस तरफ जाएगा तो चला जाएगा माइनस का 2, तो p बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2p बराबर 3, तो p बराबर 3/2। एक हो जाएगा माइनस का 2/3, एक हो जाएगा 3/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखो हमने यहाँ पे एक बार जब शुरू में पहली शिफ्ट में कराया था तो उसमें भी वही सवाल आया था। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है, अगर डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, अगर डी की वैल्यू 0 से कम है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर हमने आपको बताया थे कि 3 फैक्टर यहाँ पे बन सकते हैं। कौन कौन से? अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये होता है रियल यानी कि वास्तविक, प्लस होता है समान यानी कि इक्वल। अगर डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है यानी कि पॉजिटिव में आई है तो ये होते हैं वास्तविक मतलब रियल, लेकिन असमान यानी कि असमान। लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 से कम यानी कि नेगेटिव में आ रही है तो ये चीज़ फिर काल्पनिक के अंदर चली जाती है। ये ना तो वास्तविक होती है ना समान असमान। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये 4ac और बी कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे हमको एक तुलना करनी होती है द्विघात समीकरण से ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, जिसमें ए की वैल्यू ये होती है, बी की वैल्यू ये होती है, सी की वैल्यू ये होती है। तो हम यहाँ पे इससे तुलना कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 5, सी की वैल्यू निकल के आएगी प्लस का 7। अब इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। मान रखने पर डी बराबर बी की वैल्यू -5 है, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस का माइनस 4 है, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 7 है, तो डी बराबर आ जाएगा 25 माइनस का 7 चौका 28। तो जो डी की वैल्यू है वो माइनस में आ रही है 3, माइनस में 3 आ रही है यानी कि नेगेटिव, तो ये हो जाएगा काल्पनिक यानी कि अवास्तविक हो जाएगा, कोई वास्तविक नहीं रहेगा।
हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का यानी कि 15। यदि डी स्क्वायर प्लस 1/d² बराबर 18 है तो डी क्यू माइनस 1/d³ का मान ज्ञात करना है जहां डी 1/d से बड़ा है। देखो ऐसे सवालों को जब भी सॉल्व करना होता है आपने एक चीज पढ़ी होगी, x² प्लस 1/x² बराबर अगर 18 है या फिर x प्लस 1/x बराबर 4 है तो इसको जब हम इस टाइप में बदलेंगे तो प्लस होगा तो फिर माइनस करना पड़ेगा, अगर माइनस होगा तो प्लस करना पड़ेगा। तो जैसे हम x² प्लस 1/x² करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक होती है, इसका स्क्वायर करके 16 प्लस के प्लस मिलाए हैं तो माइनस का 2 तो ये आ जाएगा 40। तो इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है d² प्लस का 1/d² बराबर 18। जब हम इसको d और माइनस 1/d² के रूप में लाएंगे, प्लस से माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 2 और अंडर रूट चढ़ेगा तो d माइनस 1 का d, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, और बराबर करेंगे तो अंडर रूट से बाहर आएगा 4 प्लस माइनस में निकल के आता है, जब अंडर रूट से आता है तो प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको क्यू से क्यूब में ही जाना है, माइनस में ही जाना है, तो d³ माइनस का 1/d³ है। ऐसा करने में हमें जैसे अगर x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x बराबर a है तो x³ माइनस 1/x³ में जाने पर a³ और माइनस जाना है तो प्लस का 3a ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ पे 4 दिया गया है तो 4 का क्यूब हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे और 3 इंटू 4 हो जाएगा। 4 चौको 16 64 प्लस 4 दिया 12, ये आ जाएगा 76 जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। निम्नांकित एक बार ग्राफ दिया गया है और ए और बी की जनसंख्या लाख में दर्शा रहे हैं, अलग अलग सालों की है और ए है जिसपे जिगजैग की लाइन है और बी है जिसमें ये डार्क और ऐसे बने हुए हैं। पूछ रहा है कि दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य बी की औसत जनसंख्या लगभग कितनी है। तो सभी वर्षों की जोड़नी है और बी वाले की जोड़नी है, यानी कि ये वाली लाइन हमको जोड़नी है सभी की, और औसत पूछ रहा है तो सबसे भाग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 सालों से। तो 6 से हमको भाग देना है, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 2016 में है यहाँ पे 38, 2017 में है यहाँ पे 52, 18 में है 58, 19 में है 60, 20 में है 68, 21 में है 72। 8 2 10 8 18 8 26 27 28 2 3 2 5 10 15 6 21 6 27 27 34 348 आ जाएगा। इसे हम भाग देंगे तो हो जाएगा 6 पंचा 30, 4 बचेंगे तो 6 8 48 58 लाख हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो इसके लिए हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का यानी कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि होता है 2πr r प्लस एच, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2πr² प्लस 2πrh, या फिर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको व्यास दिया गया है, व्यास यानी कि d होता है और इसकी d बराबर अगर 10 है तो त्रिज्या निकालने के लिए d/2 करना होता है, यानी कि 10/2 करेंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, r की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया में अगर हम इसका मान रख देंगे r का तो h की हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया अगर 330 दिया गया है तो 330 ये रख देंगे, 2 की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5 निकाल ली है और इसके अंदर भी 5 और ये h हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसको काटेंगे हम 5 से तो ये आ जाएगा 66 टाइम, 22 से काटेंगे ये हो जाएगा 3 टाइम, 7 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 21, बराबर करेंगे तो इसमें गुणा होगा 2 पंचे 10 प्लस 2h। अब यहाँ पे इस 10 को इस तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा 11 बराबर का 2h और h की वैल्यू आ जाएगी 11/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 11/2 में भी नहीं है तो 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 5.5, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का। एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट या फिर 20% की प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 25 आ रहा है। तो बिल की जो वास्तविक राशि है वो ज्ञात करनी है, मतलब कि एमआरपी हमें ज्ञात करनी है। देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे, दो अगर 20% की दे रहा है तो 100 से 20% की जब छूट देगा तो ये 80 बचेंगे। अगली फिर से 100 से अगर 20% की छूट देगा तो 80 बचेंगे, यानी कि ये 0 से 2 जीरो कट जाएंगे और 8 अठैया 64। तो 2 एकल छूट से यहाँ पे 100 से 64 बचेगा, यानी कि 36% की छूट मिल रही है। जबकि एकल जो छूट है वो 32% के बराबर है। इनका जो अंतर है वो आ रहा है 25। इनकी परसेंटेज में जो अंतर है वो आ रहा है 4%। तो अगर 4% बराबर 25 है तो 100% करेंगे तो इसका जो वास्तविक राशि है वो आ जाएगी। 100% करने के लिए यहाँ पे 25 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे भी 25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 625 रुपये हमारी राशि। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यदि उनमें से 40% पुरुष हैं, 35% महिला हैं, बाकी के शेष बच्चे हैं। उनके औसत वजन का जो औसत वजन है वो 70, 60 और 30 केजी है। उस समूह का औसत वजन कितना है, सभी का मिला के हमको बताना है। देखो टोटल अपने आप में जो चीज़ होती है वो 100% होती है, जिनमें से 40% तो पुरुष हैं। मान लेते हैं कि 100 ही हैं हमारे पास, टोटल जो व्यक्ति हैं पुरुष महिलाएं बच्चे मिलाकर 100 हैं। तो उनमें से 40 तो पुरुष हो गए हमारे मेल, और 35 हो गई हमारी यहाँ पे फीमेल, और जो चिल्ड्रन हैं वो हो जाएंगे हमारे बाकी के बचे हुए 40 और 35 75, 25 बचेंगे यहाँ पे चिल्ड्रन। अब सबका औसत वजन दिया गया है। मेल का दिया गया है 70, फीमेल का दिया गया है 60 और बच्चों का दिया गया है 30। इनसे हम गुणा करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है निकल के आएगा। ये हो जाएगा टोटल 2800 केजी, ये हो जाएगा 35 दूनी 70 2100 केजी, और ये हो जाएगा हमारा 750 केजी। इन सभी को जोड़ के 100 से भाग दे देंगे, हमारा समूह का औसत निकल के आ जाएगा। तो 28 और 21 49, 49 और 7 5650 ओवरऑल आएगा। 100 से इसको हम भाग देंगे क्योंकि टोटल यहाँ पे 100 थी, तो एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगा, एक बिंदी काटने के लिए दशमलव बीच में आ जाएगा। तो 56.5 केजी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समानुपात अनुपात समानुपात से आया है, जो कि हम पहले भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं कि जब भी आपको ऐसी दो बिंदी दिखे अनुपात की तो इसको हम बटे में लिख लेंगे, और जब भी हमको दो ऐसी चार बिंदी दिखें तो इसको हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे है 40 अनुपात की जगह बटे लिखेंगे 35, समानुपात की जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे 35, अनुपात की जगह बटे लिख के एक्स कर देंगे। एक्स का मान हमको बताना है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले काट देंगे 5 से, 5 8 40, 5 7 35। इस तरफ एक्स को ले जाएंगे तो हो जाएगा 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और बराबर में बचेगा 35 इंटू 7। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 7 से 35 का गुणा करेंगे और 8 से यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 21 245, और ये हो जाएगा 8x बराबर आएगा 245/8। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेईमानी से एक बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कोई ऐसे सवालों को सॉल्व करने के हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। लाभ कर रहा है 25%, यानी कि 4 से वो 5 हो रहा है। अब कह रहा है कि जो एक बाट है वो वास्तविक बाट से 30% कम कर रहा है। मान लीजिए कोई बाट अगर 100 ग्राम है तो वो 30% कम यानी कि 70 ग्राम उसको दे रहा है। इसका भी रेशियो निकाल लेंगे, इसका भी रेशियो निकाल लेंगे, या फिर हम डायरेक्ट गुणा कर दें। 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इसका हम गुणा कर देंगे और इसका भी कर देंगे तो हो जाएगा 14 रेशियो 25, यानी कि 14 से टोटल 25 का लाभ कमा रहा है। 14 से 25 का लाभ कमाने के लिए 14 से 25 हो रहा है, यानी कि 11 का लाभ 14 पे कमा रहा है। इंटू 100 करेंगे और जब इसका हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 अपॉन में 14। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112, लगभग 80 के समथिंग।
यानी कि 78.57 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का। यदि दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, दोनों में सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कि x संख्या है, एक y संख्या है, उन दोनों का जो योग है वो दिया गया है 32। कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। मान लीजिए कि 18 अधिक यानी कि इनका जो अंतर है x माइनस वाई ये 18 के बराबर है। अब दोनों में से बड़ी संख्या को ज्ञात करना है, तो इन दोनों को हम तुलना कर देंगे, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस का ये कट जाएगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस की जगह ये हो जाएगा प्लस, ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2y और ये यहाँ पे माइनस करेंगे तो बराबर आ जाएगा 14, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे 7। जब y बराबर 7 आ गया है तो किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, इस बारे समीकरण में रख देंगे, तो x माइनस वाई बराबर ये 18 था, तो x माइनस 7 बराबर 18 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 25। क्योंकि हमसे बड़ी संख्या ही पूछी गई थी, तो 25 ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 44, बिल्कुल सरल कीजिए और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये, और दिया गया है 8 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब अपॉन अंडर रूट में 64 इंटू अंडर रूट में 81। इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब क्या हो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27। 64 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 निकल के आएगा, 81 को बाहर निकालेंगे 9 निकल के आएगा, 9 से इसको काटेंगे 3 बार, 8 से इसको काटेंगे 8 बार, हमारा जो आंसर है 8 दिया 24, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य यानी कि कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है मतलब एक दूसरे से संख्या नहीं कटेगी या उनमें से कोई भी कॉमन नहीं आएगा। 11 13 सिर्फ एक से ही कटेगी, 17 34 बिल्कुल ये 17 और 34 जो है 17 17 से कट जाएगी, 17 23 एक से कटेगी, 15 17 भी सिर्फ एक से कटेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। राजू और रमन एक कार को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर रहे हैं। ये हो जाएंगे हमारे राजू और ये हो जाएंगे हमारे रमन। राजू कर रहे हैं 12 दिन में, रमन कर रहे हैं 16 दिन में। इनका लासा लेंगे हम 48 आ जाएगा, 4 इफिशियंसी राजू की आ जाएगी, 3 इफिशियंसी रमन की आ जाएगी। अब कह रहे हैं यदि वे राजू से आरंभ करके वैकल्पिक एक एक दिन छोड़कर कार करते हैं तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि राजू से आरंभ करना है, टोटल हमको 48 काम करवाना है। राजू से आरंभ करेंगे तो 4 काम होगा, अगले दिन रमन करेंगे तो 3 काम होगा, ओवरऑल 7 काम होगा। कितने दिन में 2 दिन में। अब कह रहे हैं 48 काम करना है तो 7 सतैया 49 ज़्यादा हो जाएगा 7 गुना में, तो इसे करेंगे हम 6 गुना, तो ये हो जाएगा 7 छंग 42 काम। इसका 6 गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 दिन में, तो 12 दिन में तो हो गया 42 काम, ये हो गया 12 दिन। अब बचा बाकी का 42 में से 6 काम जो बचा है, तो अब राजू को करना है तो 4 काम ये कर देंगे, तो 4 काम कर देंगे तो फिर बचेगा 2 काम और हो जाएंगे 13 दिन। अब 2 काम करना है, एफिशिएंसी 3 है तो 2/3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 13 सही 2/3 हमारा इतना डे आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 13 सही 2/3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का। ये भी बहुत आसान है। एक कार 5 घंटे में अगर 275 किलोमीटर चल रही है यानी कि 275/5 करेंगे तो यह आ जाएगा 55 और यह आ जाएगा 55 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। यदि इनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार 250 की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। 5 किलोमीटर कम कर दिया, अभी 55 है, तो 55 में अगर -5 करेंगे तो 50 की स्पीड बचेगी, क्योंकि 50 में हमको 250 किलोमीटर चलना है, 50 की स्पीड से काट देंगे तो बराबर आ जाएगा हमारा 5 हावर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए, देखो हमने कल ही बताया था कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो बाह्य कोण होता है जो
उसको 360 डिग्री से भाग कर देना होता है और जो अंतः कोण और बाह्य कोण होते हैं उनका योग होता है 180, लेकिन अंतः कोण है 160, तो बाह्य कोण 160 हो जाएगा 180 में से घटाने पर, तो बाह्य कोण आ जाएगा 20 डिग्री। तो 360 में हम 20 से भाग दे देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो टोटल 18 भुजाएं इसमें आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई 4 के सारवंतर के साथ समांतर श्रेणी में है। यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है, तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। देखो, सारवंतर का मतलब होता है कि यदि कोई चीज ए है, 4 का अंतर है, तो अगली चीज a+4 होगी, उसके अगली चीज a+4+4 यानी कि a+8 होगी। तो इसी तरह हमको क्रमशः ये सारी चीजें दी गई हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए एक एक करके हम आपको समझाते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, कहा गया है कि भुजाएं और ऊंचाई 4 के सारवंतर से है, तो मान लीजिए कि एक भुजा a1 हो जाएगी, अगली भुजा a2 हो जाएगी। तो जो a1 है उसे तो हम a मान लेते हैं भुजा को, लेकिन जो दूसरी भुजा है तो उसको a+4 करना पड़ेगा। ऊंचाई सबसे बड़ा पद है तो a हो जाएगी इसकी h ऊंचाई, जो कि a+4+4 यानी कि a+8 हो जाएगी। अब आप सबको ये पता होना चाहिए कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक समलंब जो चतुर्भुज है वो इस प्रकार बनाया जाता है। ये समलंब चतुर्भुज होता है। अब इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला भी हमको आना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया बराबर होता है 1/2 और दोनों भुजाओं का योग होता है, यानी कि एक भुजा D1 मान लेते हैं, दूसरी भुजा D2 होती है और गुणा कर देते हैं हम इनकी ऊंचाई से। ये फॉर्मूला होता है। चूंकि हमने ये चीजें तो निकाल ली यहाँ से कि एक जो भुजा है D1 और ये D2, a+4 है और ऊंचाई हमें a+8 दी गई है, तो इसमें हम मान रख के इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, बराबर 1/2 D1 की वैल्यू दी गई है यहाँ पे a प्लस D2 की वैल्यू दी गई है a+4, h की वैल्यू दी गई है, इंटू करेंगे a+8। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें एरिया भी यहाँ पे दिया गया है 160 वर्ग इकाई, तो 160 हम एरिया की जगह पे भी रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 इस तरफ जाएगा तो इसको सीधा 320 हम लिख देंगे। ये जब 2 इस तरफ गुणा होके जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a+a हो जाएगा 2a प्लस का हो जाएगा 4, इसका गुणा करेंगे हम a+8 के साथ, ये हो जाएगा 320 बराबर हो जाएगा 2a में a का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a² प्लस 2a में 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16a प्लस 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4a प्लस 4 में 8 का करेंगे हो जाएगा 32। अगला जो हमारा इक्वेशन यहाँ पे बनेगी ये हो जाएगी 2a² 16 प्लस 4 प्लस हो जाएगा 20a प्लस का 32 ये है, लेकिन ये 320 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जो कि बचेगा 288 और ये बराबर हो जाएगा 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसे हम 2 से काट भी सकते हैं, जो कि हमें बचेगा a² प्लस का बचेगा 10a माइनस का बचेगा 144 बराबर 0। तो हमारे पास समीकरण आ गया है a² प्लस का 10a माइनस का 144 बराबर 0। अब इसका हमको फैक्टर करना पड़ेगा। ऐसा फैक्टर सोचो जो जोड़ने पे 10 आए और गुणा करने पे 144 आए। तो ऐसी संख्या है 18 × 8 118 144 हो जाएगा और प्लस का 18 ले लेंगे माइनस का 8, तो प्लस का 10 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a² प्लस का 18a माइनस का 8a माइनस का 144 बराबर का 0। a कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a+18 माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a प्लस का 18, इसके बाद बराबर 0। तो a+18 एक आ जाएगा और a-8 एक तरफ आ जाएगा, तो माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो 8 आ जाएगा प्लस की, ये आएगा -18, तो माइनस में वैल्यू हो नहीं सकती, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 8 निकल के, जो कि a की वैल्यू 8 हो जाएगी तो a+4 हो जाएगा 8 4 12, a+8 हो जाएगा 16। तो कि एस से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी समांतर भुजा और सबसे छोटी समांतर भुजा का अनुपात पूछा है। तो जो सबसे छोटी भुजा है वो हो जाएगी 8
और जो सबसे बड़ी भुजा है वो हो जाएगी 12। इन्हीं का अनुपात पूछा है तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का, कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कोई एक मीनार बनाते हैं सबसे पहले इस तरफ। ये हमारे पास एक मीनार बन गई है। ये कह रहा है कि पहले तो ये जो कोण है ये 60 डिग्री था, जो सूर्य का कोण था 60 था, लेकिन फिर जब वो डूब रहा था सूरज, तो ये जो है कोण ये 30 हो जाता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री बचता है और कह रहा है कि किसी मीनार की छाया की लंबाई वृद्धि इतनी हो जाती है जब वो 60 से 30 होता है। तो पहले तो ये जो छाया है यहाँ तक पड़ रही थी, लेकिन फिर यहाँ तक पड़ने लगती है और वृद्धि होती है 40√3 की। तो 40√3 ये यहाँ पे आ जाएगा। अब अगला कलर से बात करते हैं। अब अगर ये 40√3 आ गया है, तो हमको ये पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा जब भी आपने ये जियोमेट्री पढ़ी होगी, तो जो 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है यही तो मीनार है। तो मीनार की बात चल रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो √3 होती है और ये 30 रहेगा, तो इसके सामने वाली 1 होती है। लेकिन अगर हम वहीं 30 डिग्री के हिसाब से देखें तो इसके सामने वाली भुजा यहाँ पे 1 होगी और इस तरफ का जो पूरा बनेगा 60 का, तो इसके सामने वाली ये ओवरऑल यहाँ पे √3 होगी। लेकिन यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि एक बार देखने पे 1 आ रही है मीनार की और दूसरी तरफ देख रहे हैं 60 डिग्री से तो √3 आ रही है। तो इसको हम बराबर करेंगे और बराबर करने के लिए हम यहाँ पे इसको √3 से गुणा कर देंगे। तो जब इस तरफ √3 से गुणा करेंगे तो इस वाली में भी हमें √3 से गुणा करने पड़ेगा। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये आ जाएगी 3 के बराबर और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी √3। अब हमें दोनों तरफ से कोई भी पूछ ले तो मीनार की जो ऊंचाई है वो √3 रहेगी। लेकिन हमें दिख रहा है कि ये वाली जो यहाँ पे इतनी जो भुजा थी त्रिभुज की ये 1 के बराबर थी, यानी कि बाकी की ये 2 के बराबर होगी और ये 2 के बराबर यहाँ पे हमको दिया गया है, यहीं तो दिया गया है 40√3 के बराबर। लेकिन हमको निकालना किसके बराबर का है? √3 के बराबर का। तो √3 के जब बराबर का निकालेंगे तो 40√3 ये 2 को हम भाग दे देंगे और √3 से हम गुणा कर देंगे। तो 2 से काटेंगे इसको 20 बार और √3 3 से गुणा हो जाएगा। तो 20 × 3 बराबर आ जाएगा 60 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, इसको हमको सरल करना है और ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन दी गई है। डायरेक्ट ही हम इसको यहाँ से गुणा कर देते हैं। 6x³ माइनस का 6 दूनी 12x² प्लस का 18x माइनस करेंगे ये वाला आ जाएगा x³ प्लस का 2x और माइनस का 3। लेकिन यहाँ पे जब एक माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस x3 होगा, यहाँ पे प्लस कीजिएगा ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस कीजिएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसको हम दोबारा से जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा x³ माइनस का 2x प्लस का 3, बाकी ये जो कहते हैं 18 और ये हो जाएगा 12x² और ये हो जाएगा 6x³ और माइनस। अब q से q करेंगे तो 6x³ ये है और माइनस का x³ है तो ये बचेगा 5x³ माइनस x² देखेंगे तो 12 एक ही है तो माइनस का 12x² प्लस 18x एक ही है, माइनस का 2 ये है तो 16x बचेगा और यहाँ पे 3 प्लस का एक ही है और ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए 5x³ किस में है? चारों में है। माइनस का 12x कितने में है? 1 और 1 2 में है। प्लस का 18x किस में है? सॉरी यहाँ पे 16x प्लस का 16x किस में है? तो दोनों में है। और प्लस का 3 किस में है? फर्स्ट वाले में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का, जो कि बोर्डमास नियम पर आधारित है। मैंने आपको पहली शिफ्ट जब कराई थी 17 अगस्त, तो उसमें बोर्डमास नियम को बहुत ही डिटेल में समझाया था कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है या फिर मॉड होगा तो मॉड होता है, लेकिन इसमें मॉड नहीं है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा ये वाला। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 325 × 5 प्लस का 31 × 21 माइनस का 22 × लिखा रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 63 माइनस 52 के 11 बचेंगे। इसके बाद होता है यहाँ पे ऑफ, यानी कि ऑफ है नहीं यहाँ पे। फिर होता है डिवीजन, यानी कि
डिवाइड करेंगे तो डिवाइड यहाँ पे कहीं पे नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने मल्टीप्लाई हैं सबको पीछे से कर देंगे। तो 11 दूनी 22 हंसलाई 2, 11 दूनी 22 हो 2 24 हो जाएगा, माइनस लगेगा 21 एकम 21 हंसलाई 2, 21 तिक 63 2 65 651 रहेगा, प्लस 5 हम 25 की 5 हंसलाई 2, 5 दूनी 10 हो 2 12 हंसलाई 1, 5 तिया 15 और 1 1625 हो जाएगा। फिर करेंगे हम यहाँ पे एडिशन यानी कि प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 और 6 22, 2276 ये हो जाएगा, माइनस का है 242, तो 242 जब हम 2276 में से माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा और 2 के 2 बचेंगे। 2034 हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का। मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है। वो घर के किराए में 5,000 और बिलों पे 2,000 खर्च करता है, बाकी सारी राशि बचत में है। यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात करना है। देखो उसकी जो टोटल आय है वो है 15,000 रुपये, लेकिन उसमें से 5,000 रुपये तो वो घर के किराए में देता है और 2,000 रुपये वो घर के खर्च में भी दे देता है, यानी कि 7,000 का खर्च है, तो उसके 8,000 रुपये बच रहे हैं। क्योंकि एक महीने जो उनका जन्मदिन आता है उसमें वो मासिक बचत पूरी खर्च कर देता है, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने का वो पूरा उड़ा देता है तो 11 महीने की तो बचत करता है। क्योंकि एक महीने में 8,000 की कर रहा है तो 11 महीने में 11 8 88,000 रुपये की बचत करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं। तो इसमें गोले की बात हो रही है और दूसरी चीज बनाई जाती है तो हमें उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम लेना पड़ता है। तो जो गोले का आयतन है इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि हमें यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटा गोला लेना है तो इसको हम मान लेते हैं बड़ा आर क्यूब, और छोटे गोले को भी सेम आयतन रहेगा, लेकिन हमें इसमें इसको सॉल्व करने के लिए भाग देना पड़ेगा और अलग अलग इनकी त्रिज्या का मान रख देंगे, यानी आर का मान रख देंगे। तो इससे हमें बड़ा गोला है 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें हमको भाग दे देना है 4/3 पाई छोटे आर क्यूब से। अब ऐसे फॉर्मूला जब हमारा आ गया है तो 4/3 से 4/3 और पाई से पाई तो कट जाएगा। ओवरऑल हमारा बचेगा बड़ा आर क्यूब से छोटा आर क्यूब। क्योंकि बड़ा आर की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे क्यूब के लिए, और छोटे जो गोले की त्रिज्या है वो 0.3 दी गई है, तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 करेंगे। 1 2 3 पॉइंट करने के लिए 1 2 3 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, फिर 3 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, इस 3 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8,000 यहाँ पे इसका जो है आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का। कह रहा है कि 12.5 वार्षिक धारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्रधन 8,250 है। प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो जब एक साल में यहाँ पे 12.5% ब्याज लग रहा है, जब एक साल में, तो 2 साल में इसका दुगना यानी कि 25% ब्याज लगेगा, और 100% अपने आप में एक राशि ही होती है, तो 100% वो 25% ब्याज 125% के बराबर ही तो 8,250 दिया गया है। तो इसका हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। जब 8,250 125% के बराबर है, ब्याज 25% है तो 25 से गुणा कर देंगे, इसको काटेंगे 25 पंचे 125, 5 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 छक्का 30 पचम 25 और 0 1650 हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का। माध्यिका वर्ग ज्ञात इसमें करना है, जिसमें CIF दिया गया है, तो हमें यहाँ पे संचयी बारंबारता यानी कि CF निकालना होता है, जो कि कुछ इस तरह आता है। यहाँ पे 12 है तो 12 रहेगा, अगला यहाँ पे जुड़ता जाता है तो 12 + 15 27 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 13 तो ये 40 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 10 तो ये हो जाएगा 50, और यही हमारा होता है n की वैल्यू है, क्योंकि हमें n/2 भी निकालना होता है, जिससे कि हमको माध्यिका वर्ग पता चलती है। n/2 n अगर 50 है तो 2 करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और यही जो 25 है किस में रिलेट कर रहा है, तो 27 वाले में रिलेट करेगा। 27 वाले का जो यहाँ पे CI रहेगा वही यहाँ पे मीडियन क्लास होता है, जो कि 50 से 100 आ रहा है,
ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का। कह रहा है कि 108 और 144 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो ऐसी हम ऑप्शन से ही इसको कर सकते हैं। 24 क्या ऐसी संख्या है 108 को काट ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसी कोई 108 उसके भाग में ही नहीं आता है। सबसे बड़ी एक और 36 है, तो 36 दिया 108 और 36 चौके 144 है। ऑब्वियसली हमारा डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 36 यहाँ पे हमको मिल गई है और कुछ देखना ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का। दिया गया है 1/3 का माइनस क्यू पावर प्लस 1/5 का -4 पावर। देखो जब भी कोई चीज अगर बटे में लिखी हुई है उसकी पावर अगर माइनस है तो उसके ये जो संख्या है नीचे की ऊपर चली जाती है, पावर प्लस में आ जाती है। प्लस इसी तरह 1/5 है तो ये 5 रहेगी, पावर प्लस हो जाएगी। प्लस 15 है तो ये पावर प्लस हो जाएगी। 3 का क्यूब 3 तिरका 9 तिया 27 होता है। 5 का 4 पचम 25 पंचे 125 पंचे 625 होता है। 15 का जो स्क्वायर है वो 225 होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 2 850 20 70 877 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 94 नंबर का है। एक बार ग्राफ दिया गया है। वर्षों में डेयरी उत्पाद कंपनियों की 3 शाखाएं एक्स वाई जेड द्वारा दिए गए दुग्ध उत्पादों के उत्पादन 1000 टन में के आंकड़ों को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर उत्तर देना है। देखो दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पाद कंपनी की किन शाखाओं का औसत उत्पादन न्यूनतम था। तो ऐसे में हमको तीनों जो कंपनियां हैं एक्स वाई जेड, इन सभी का औसत निकालना पड़ेगा। तो सबको हम जोड़ते हैं। पहले वाले को ऐसे जोड़ेंगे, इसके बाद दूसरे वाले को जोड़ेंगे, फिर तीसरे वाले को, फिर इसी तरह से तीनों को जोड़ के हम इनका औसत निकालते हैं। चलिए जोड़ते हैं। तो 50 हो जाएगा पहले का 2018 का, दूसरे दूसरे वर्ष का हो जाएगा 45, तीसरे का हो जाएगा 55, अगले का हो जाएगा 50, तो चारों वर्ष का आ जाएगा। और अगले का हो जाएगा इसका 35 2018 में, 2019 में हो जाएगा 45, 2020 में भी हो जाएगा 45 और 2021 में हो जाएगा 55। इसी तरह से 2018 में जो जेड है इसका हो जाएगा 45, इसका हो जाएगा 40, इसका हो जाएगा 40 और इसका हो जाएगा 60। अब इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ ज़्यादा आएगा, जिसका जोड़ सबसे कम आएगा ऑब्वियसली उसका औसत भी कम आएगा, तो ज़्यादा औसत निकालने की जरूरत भी नहीं है। चलिए इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 200। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौका 20 2, 5 4 9 4 13 3 16 2 18। इसको जोड़ेंगे 4 3 12 6 18 185। तो हमारा जो वाई है ये वाला, तो शाखा वाई सबसे न्यूनतम रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का और ये इस शिफ्ट का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं बचा है। देखो एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग है 80 वर्ष। तो ये हो जाएंगे फादर और ये हो जाएंगी डॉटर। और जो यहाँ पे जो है वर्तमान एज हम बीच में मानते हैं। वर्तमान एज यहाँ पे इनका जो योग है वो 80 ईयर दिया गया है इनका योग। 8 वर्ष पहले पिता की आयु, अब 8 वर्ष पहले यहाँ पे हम जा रहे हैं, माइनस के 8 साल ऊपर जाते हैं। उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि यहाँ पे अगर फादर की आयु 7x रहेगी जब डॉटर की आयु x रहेगी, तो 8 वर्ष बाद इनकी हो जाएगी x प्लस 8 और इनकी हो जाएगी 7x प्लस 8। और इनका जो जोड़ है यही तो 80 के बराबर दिया गया है, यानी कि 7x प्लस x हो जाएगा 8x, 8 और 8 हो जाएगा 16 बराबर 80 दिया गया है। 8x बराबर 16 इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 64। x की वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू जब 8 आ जाएगी तो 8 से 8 56, 56 8 64 साल फादर हो जाएंगे और 16 साल की हो जाएगी ये बिटिया। तो अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु पूछी है, तो अभी तो 16 साल है, 8 वर्ष फिर से इसमें जुड़ जाएंगे तो हो जाएगी 24 ईयर की ये बिटिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों आज की यही शिफ्ट थी जो कि हमने सारी की सारी शिफ्ट सॉल्व कर दी है। और इसमें कुछ क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन जो कठिन थे, बाकी सारी की सारी शिफ्ट बहुत ही ईजी आई है। तो ये हमने सारा सॉल्यूशन कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। कौन सा सवाल आपको सबसे ज़्यादा
ट्रिकी लगा है और कौन-सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगा है। आपका टोटल स्कोर इस टेस्ट में कितना आया है कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही कम दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।